हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आज आ चुके हैं तुम्हारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में, जिसमें मैं आपको आगे की चीज़ें कंटिन्यू करवाने वाला हूँ। जैसे हम जानते हैं कि हमें पहले पीछे का रिकॉल करना है, तो पीछे का रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल एनर्जी में बदले, जो इलेक्ट्रिक करंट को किसमें बदले, केमिकल एनर्जी में बदले। और ये एक तरह का क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये खुद से होने वाला प्रोसेस नहीं है। हमने इलेक्ट्रिक करंट का धक्का मारा तब ये चीज़ हुई। दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाता है, केमिकल एनर्जी, और ये तुम्हारे स्पॉन्टेनियस होता है। फिर बच्चों हमने मैकेनिज्म पढ़ना शुरू कर दिए थे, और हमने मैकेनिज्म अभी तक जो फर्स्ट वीडियो में कवर अप करे हैं वो आपके मोल्टन स्टेट के करे हैं कि चीज़ें आपकी किस में होनी चाहिए, मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि मोल्टन कब तक करेंगे मोल्टन, ठीक है। इतना ढेर सारा हम पिघला के करते रहेंगे, क्या कोई और तरीका नहीं है? तो बिल्कुल तरीका तो है, एक्वस कर लो, पानी मिक्स कर लो। तरीका तो है, एक्वस कर लो, क्या कर लो, पानी मिक्स कर लो, तरीका है हमारे पास। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है बच्चों कि अगर करंट देके आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, जो कि मोल्टन में भी टूट रहा था इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप NaCl ले लो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा था। आप PbBr2 ले लो तो Pb पॉजिटिव और 2Br नेगेटिव में टूट रहा था। तो टूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी चेंज आपने पढ़ लिया है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेगा ही टूटेगा, पानी भी टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेगा ही टूटेगा, पानी भी टूटेगा। तो यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, और उसी के लिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया है जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बनाया है कॉन्सेप्ट? डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास मैंने नोट में कुछ चीज लिखी है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों जो मेरा एक्वस सॉल्यूशन है उसमें मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये मेरे पास कोई रॉड हो गई, और मान लो यहाँ पे कोई सॉल्ट है, NaCl, KCl, PbBr2, कोई भी सॉल्ट हो गया, CuSO4 हो गया, Al2SO4 हो गया, कोई भी आपका सॉल्ट हो सकता है जो पॉजिटिव नेगेटिव में टूटे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव में टूटे, वो सारे सॉल्ट हैं। और उसको पानी के साथ क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो बच्चों जब पानी के साथ ऐड करा तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने पानी के साथ ऐड करा और जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करा दिया, मतलब करंट मैंने देना शुरू करा दिया और इनको यहाँ पे मिक्स कर दिया, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस आपका XY भी टूट गया करंट देने पर। आपका XY भी टूट गया करंट देने पे, X पॉजिटिव पे और Y नेगेटिव पर। क्लियर हो गया। पानी भी टूट जाता है बच्चों, और पानी को हम क्या लिखते हैं, HOH। क्या लिखते हैं, HOH। तो पानी टूटता है आपका H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये बन गया आपका कैटाइन और ये बन गया आपका एनाइन। कैटाइन जाता है कैथोड की तरफ, कैथोड मतलब माइनस वाली जो बैटरी होती है हमारी, माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, और एनाइन जाता है एनोड की तरफ, जो कि हमारा प्लस वाला होता है, मतलब इस पर जाएगा एनोड पर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होती है उसे एनोड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होती है उसे कैथोड बोलते हैं। और ये वाला कैथोड की तरफ जाएगा, ये वाला एनोड की तरफ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जाएगा। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, और उसका सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीका है उसका एक करने का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अभी तक जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिखाया कि कैटाइन जाता है कैथोड की तरफ, एनाइन जाता है एनोड की तरफ। कुछ प्राइमरी सेकेंडरी चेंज होते हैं और उससे हमारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक कैटाइन ना होने के कारण दो कैटाइन है, और यहाँ पे एक कैटाइन नहीं है। यहाँ पे कितने एनाइन है, दो एनाइन है। यहाँ पे एक एनाइन नहीं है, कितने एनाइन है, दो एनाइन है। और यहाँ पे कितने कैटाइन है, दो कैटाइन है। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारी कि चूज किसको करें। अब दोनों में से कोई एक ही जाएगा, कैथोड पे या तो X प्लस जाएगा या तो H प्लस जाएगा, या तो एनोड पर Y माइनस जाएगा या OH माइनस जाएगा। जाएगा तो कोई एक ही, जाएगा तो कोई एक ही, लेकिन कौन जाएगा? तो बच्चों इसका जवाब देता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। इसका जवाब कौन देता है?
डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या बोलता है वो जरा ध्यान से सुनो। डिस्चार्ज पोटेंशियल को हम डीपी से भी दिखा सकते हैं। अब वो व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं जो आप लोग रोज चेंज करते हो, ठीक है। ये डीपी मतलब कुछ और भी होता है। डीपी मतलब होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो होता यह है बच्चों कि अगर मैं x मान लूं और h प्लस मान लूं, x मान लूं और h प्लस मान लूं, तो डीपी की ये भी स्टेबल होना चाहता है, x बनना चाहता है। और हाइड्रोजन तो तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी तुम्हारी, H प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बनेगा, वो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चों मान लो डीपी की जो वैल्यू है वो 8 वोल्ट है, मतलब इसको डिस्चार्ज करने की पावर, एक होता है चार्ज करना, एक होता है डिस्चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब चार्ज देना, डिस्चार्ज का मतलब चार्ज ले लेना, चार्ज को हटा देना, टपका देना चार्ज को, ठीक है। और वैसे ही H पॉजिटिव की डीपी की वैल्यू मान लो 2 वोल्ट है। कितनी वोल्ट है? 2 वोल्ट। तो यहां पे स्टेटमेंट पढ़ो, लेसर द वैल्यू ऑफ डीपी, डीपी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, डीपी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, इजियर इज द डिस्चार्ज ऑफ एन आयन, उतना ज्यादा इजी होगा, उतना ज्यादा इजी होगा चार्ज का डिस्चार्ज होना, आयन का डिस्चार्ज होना। तो आप ये बताओ दोनों में से छाट के कि किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। आप यहां पे देख रहे होंगे x प्लस की वैल्यू 8 वोल्ट है और h प्लस की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। तो आप बताओ डीपी की वैल्यू किसकी कम है? दोनों में से बताओ डीपी की वैल्यू किसकी कम है? तो दिख रहा है सामने भाई 2 वोल्ट कम है। तो अगर 2 वोल्ट कम है तो सबसे पहले ये जाकर तुम्हारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, मतलब x प्लस नहीं जाएगा, कौन जाएगा रिएक्शन में? H पॉजिटिव, क्योंकि इसकी डीपी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर हो गया आपको? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो सर आपको तो पता है कि डीपी की वैल्यू ऐसे ऐसी है, ये आपने ऐसे लिख दिया, पर बच्चों मैं बता दूं ये भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, मानी भी नहीं है, करेक्ट वैल्यू नहीं है। और करेक्ट वैल्यू आप याद भी नहीं रख सकते हो क्योंकि बहुत डिजिट होती हैं, वो वैल्यू आप याद नहीं रख सकते हो, दिक्कत हो जाएगी आपको याद रखने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये करते हैं कि हम एक कंपैरिजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कंपैरिजन बनाते हैं कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो एक कंपैरिजन बनाते हैं हम। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कभी भी वैल्यू के उससे तो कोई बता ही नहीं पाया है। बहुत लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं जो बता देते हैं, पर कंपैरिजन से आप याद रख सकते हो। तो याद रखना कि अगर तुम्हारे पास Na पॉजिटिव है, यहां पे लिख देता हूं डीपी डिस्चार्ज पोटेंशियल, कैटायन, कैटायन मतलब जो पॉजिटिव होते हैं, कैटायन मतलब जो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पे H प्लस की वैल्यू कम होगी Na पॉजिटिव से। तो कभी भी अभी मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा और इसी का एग्जांपल लूंगा Na पॉजिटिव का और H प्लस का, तो आपके दो चीजें बनेगी, एक बनेगी Na पॉजिटिव और एक क्या बनेगा? H प्लस बनेगा। तो दोनों कैटायन पे से रॉड में कौन जाएगा? तो रॉड में वो जाएगा जिसकी डीपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। आप ये बताओ H प्लस की डीपी की वैल्यू कम है कि Na पॉजिटिव की? एरो देखो इधर के साइड है ना, तो डीपी की वैल्यू H प्लस की क्या है? कम है। तो हम Na को ना लेकर किसको लेंगे? H प्लस को लेंगे। किसको लेंगे? H प्लस को। तो इतना क्लियर हो गया आपको? हम Na को ना लेकर किसको लेंगे? H प्लस को। अब आ जाओ कुछ और देखते हैं। H पॉजिटिव, तो ये लिखा मैंने, किसको ग्रेटर देन लिख दिया? Cu2 पॉजिटिव को और Ag पॉजिटिव को। यही ज्यादातर बच्चों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तुम्हारे, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, बस इतने ही पूछे जाते हैं। तो आप ये बताओ डीपी की वैल्यू इन दोनों केस में किसकी कम है? तो डीपी की वैल्यू इन दोनों केस में कॉपर की कम है, ठीक है। तो हम कॉपर को भेजेंगे कैथोड की तरफ, कौन जाएगा रिएक्शन में? कॉपर। और ऐसे ही कौन जाएगा रिएक्शन में? Ag प्लस। कौन जाएगा रिएक्शन में? Ag प्लस। तो बच्चों इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो अभी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन जाएगा कैथोड की तरफ दोनों में से। तो बताओ Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव अगर आया अभी क्वेश्चन में तो कौन जाएगा कैथोड की तरफ? तो H पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा। सोडियम सॉल्यूशन में ही रहने वाला है, सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा, उसकी जगह H प्लस ने ले ली। H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव कौन जाएगा? तो Cu2 पॉजिटिव जाएगा, H प्लस उसी में रहने वाला है। H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव में से कौन जाएगा? Ag पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में। तो बच्चों तक क्लियर हुआ आपको? अब आ जाओ डीपी की वैल्यू एनायन में।
नेगेटिव पे भी देख लेते हैं डीपी की वैल्यू। तो बताओ दोनों में से कौन जाएगा लड़ाई करके, जिसकी वैल्यू कम होगी। अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ एलिमेंट में से। तो कंपैरिजन करते हैं हम Cl नेगेटिव OH नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। बताओ जब एनोड इंतजार कर रहा है कि माइनस मेरे पास कोई आने वाला है, कोई माइनस मेरे पास आने वाला है, तो OH माइनस उसके पास जाएगा कि Cl माइनस उसके पास जाएगा? OH माइनस उसके पास जाएगा कि Cl माइनस उसके पास जाएगा? तो उसके पास जाएगा Cl माइनस। क्या जाएगा? Cl माइनस, क्योंकि इसकी डीपी की वैल्यू क्या हो रखी है? कम हो रखी है। ऐसे ही आगे आ जाओ, OH नेगेटिव OH नेगेटिव, तो SO4 2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव। अगर इन दोनों में कंपटीशन कराए और इन दोनों में कंपटीशन कराए तो बताओ कौन जाएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल होने के लिए? कौन डिस्चार्ज होने के लिए पहले जाएगा? तो यहाँ पे OH नेगेटिव पहले जाएगा और OH नेगेटिव पहले जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको ये चीज, ये डीपी क्लियर हो गया आपको। तो जब भी आपके पास बच्चों कोई एक्वस सॉल्यूशन आता है, जब भी किसी सॉल्ट के साथ एक्वस आ गया, पानी आ गया, तो सॉल्ट तो टूटता ही टूटता है, पानी भी टूटता है। तो हमें 2 पॉजिटिव मिलते हैं और 2 नेगेटिव मिलते हैं। तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा, कौन नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा। तो इसलिए हम कंपैरिजन के लिए क्या यूज करते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसकी वैल्यू डिस्चार्ज पोटेंशियल की कम, तो उसकी वो जाएगा कैथोड की तरफ। जिसकी वैल्यू डिस्चार्ज पोटेंशियल की कम, वो जाएगा कैथोड की तरफ, और जिसकी वैल्यू डिस्चार्ज पोटेंशियल के माइनस में कम, वो जाएगा एनोड की तरफ। तो बच्चों हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक डिस्चार्ज पोटेंशियल आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। तो एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ वो चीज़ दोबारा से। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप बताओ कि डीपी की वैल्यू किसकी कम है? तो डीपी की वैल्यू H+ की कम है, तो जिसकी कम होगी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब Na पॉजिटिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन पार्टिसिपेट करेगा? H+। अब बताओ यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? CO2 पॉजिटिव। यहाँ पे बताओ Ag पॉजिटिव। यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेगा? Cl नेगेटिव। यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेगा? OH नेगेटिव और OH नेगेटिव। क्लियर हो गया? ये डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। तो आ जाओ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl पर। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रोलिसिस NaCl करते हैं तो यहाँ पे पढ़ो, मॉल्टन लिखा है कि Aq लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है Aq। Aq का मीनिंग होता है एक्वस। Aq का मीनिंग क्या होता है? एक्वस। और एक चीज बच्चों मैं आपको एक और बता देता हूँ कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हो या ना लिखा हो, अभी पीछे भी जो फर्स्ट मैंने वीडियो में जो भी करवाई है, लिखा हो ब्रैकेट में या ना लिखा हो, वो हमेशा आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर लिखा हुआ नहीं है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आप क्या एक्सेप्ट करोगे? बाय डिफॉल्ट आप ये एक्सपेक्ट करोगे, ये एक्सेप्ट करोगे कि आपकी जो रॉड है वो इनर्ट रॉड है। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगी और आयंस को फ्लो कराएगी, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगी और आयंस को फ्लो कराएगी, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक करवाए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन PbBr2, ये जो टॉपिक करवाए हैं आपको, तो इसमें आप याद रखना बाय डिफॉल्ट लिखा हो या ना लिखा हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। बाय डिफॉल्ट लिखा हो या ना लिखा हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। क्योंकि मैं ये समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आगे केस आएगा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का, तो वो वहां पे कॉपर के केस में आप समझोगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का। तो अभी के लिए तो आप ये समझो कि हमारी जो रॉड है वो इनर्ट है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। तो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कंडक्शन बॉक्स हो गया और यहाँ पे मेरे पास रॉड हो गई। इस रॉड को मैंने जोड़ दिया ये पॉजिटिव नेगेटिव से। एक बार और समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। ये पॉजिटिव वाला हिस्सा क्या हो गया? पॉजिटिव रॉड। ये नेगेटिव वाला हिस्सा क्या हो गया? नेगेटिव रॉड। और इसमें मैंने NaCl और पानी का मिक्सचर है मेरे पास। NaCl और पानी का मिक्सचर है मेरे पास। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी क्या कराऊंगा? कंडक्ट कराऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या कराऊंगा? कंडक्ट कराऊंगा। तो यहाँ पे जरा मेरी बात का जवाब देना। क्या लिखेंगे सबसे पहले? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग
इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस पहले NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करो, NaCl की हमने करंट पास करा दिया, हमने क्या पास करा दिया, करंट पास करा दिया, तो ये टूट जाएगा तुम्हारा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। और जो तुम्हारा पानी है, जो तुम्हारा H2O है बच्चों, वो भी तुम्हारा टूट जाएगा HOH, और करंट पास करवाएंगे तो ये टूट जाएगा तुम्हारा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो ये दोनों हमको क्या मिले, कैटायन, ये दोनों हमको क्या मिले, एनायन। अब यहां से जवाब आपको देना है, पूरा प्रोसेस वही करा सिंपल, हमने NaCl को भी तोड़ दिया, हमने पानी को भी तोड़ दिया। अब जवाब आपको यहां से देना है कि मैं Na पॉजिटिव को, यहाँ पे Na पॉजिटिव भी है और यहाँ पे H प्लस भी है, दोनों है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये इन दोनों पॉजिटिव में से कौन इस माइनस वाली कैथोड पे चिपकेगा, तो जिसकी डीपी की वैल्यू कम होगी वो चिपकेगा। और हमें पता है कि कैटायन में डीपी की वैल्यू Na पॉजिटिव और H प्लस को अगर कंपेयर करें तो डीपी की वैल्यू किसकी कम होती है, H प्लस की। तो आपका कौन रोल प्ले करेगा, H प्लस रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, H प्लस जाएगा कैथोड की तरफ। सोडियम रिएक्ट नहीं करेगा, उससे पहले कौन रिएक्ट कर लेगा, H प्लस। तो हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H पॉजिटिव और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये H बन जाएगा, प्राइमरी चेंज। अब आप ये बताओ क्या इसमें मुझे सेकेंडरी चेंज दिखाना पड़ेगा, क्या हाइड्रोजन इस कंडीशन में स्टेबल होता है, तो हाइड्रोजन इस कंडीशन में स्टेबल नहीं होता है, वो तो हाइड्रोजन गैस में स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर आप 2 लगाओगे, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज, और ये बन जाएगा H2 गैस। अब ये तुम्हारे स्टेबल हो गया सेकेंडरी चेंज में, ये किस में स्टेबल हो गया, सेकेंडरी चेंज में। अब ये हमने इस हिस्से को कर लिया, अब आ जाओ इस वाले हिस्से पर, Cl नेगेटिव पे और OH नेगेटिव पे। अब आपकी बारी, बताओ Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में जाएगा कि OH नेगेटिव। यहाँ पे देखो एनाइन वाले में देखो, तो Cl नेगेटिव की कम वैल्यू है डीपी की और OH की वैल्यू ज्यादा है डीपी की, तो इसलिए कौन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव जो मेरे पास यहाँ पे होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड, तो Cl नेगेटिव जाएगा, Cl नेगेटिव के ऊपर कितना चार्ज है, एक चार्ज, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज, एक इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया और यहाँ पे बन गया Cl, प्राइमरी चेंज। क्या यहाँ पे सेकेंडरी चेंज दिखाने की जरूरत है, बताओ क्या यहाँ पे सेकेंडरी चेंज दिखाने की जरूरत है, तो क्लोरीन भी गैस होता है और क्लोरीन तुम्हारी Cl2 के फॉर्म में स्टेबल होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी तुम्हें सेकेंडरी चेंज दिखाना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 बनेगा, ये बन गया सेकेंडरी चेंज, ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी चेंज। और ये इलेक्ट्रोलिसिस की बच्चों हो गई रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस की हो गई ये रिएक्शन। तो इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। तो आपको इस तरीके से रिएक्शन करनी है। अब रिजल्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, अब रिजल्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लिखेंगे, बताओ कैथोड, एनोड पे क्या हुआ, ये मैंने क्या लिख दिया, कैथोड। बच्चों ये है एनोड, ये कैथोड हो गया, ये एनोड है, ये एनोड की तरफ जाएगी, नेगेटिव एनोड की तरफ और पॉजिटिव कैथोड की तरफ, ठीक है, उल्टा लिख दिया था मैंने। अब आ जाओ यहाँ पर, बताओ कैथोड की तरफ कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा और क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे लिखेंगे H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। दूसरा पॉइंट, Cl2 गैस लिबरेटेड फ्रॉम एनोड, फ्रॉम एनोड, फ्रॉम कैथोड, ठीक है। थर्ड बताओ क्या होगा, क्या आपका Na पॉजिटिव गया, Na पॉजिटिव तो वहीं था सॉल्यूशन में, क्या आपका OH नेगेटिव गया, OH भी वहीं पर ही था,
तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, NaOH। क्या बना लेते हैं, NaOH। और NaOH को बच्चों कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। तो ये NaOH रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। NaOH रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। इतना बच्चों आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। बस एक्वस में ये प्रॉब्लम है कि इसमें हमें तीसरा पॉइंट भी लिखना पड़ता है। वहां पे तो हमने 2 पॉइंट में काम चला लिया था, लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी लिखना पड़ता है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया तो नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ। इतना आ चुका है तो नोट डाउन करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन बच्चों तुम्हारा क्या आता है, क्वेश्चन मैं समझाता हूं क्या आएगा। क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारा, और ये आ भी चुका है पेपर में काफी बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl। क्वेश्चन ये आता है तुम्हारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl। मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl में क्या फ़र्क है। तो बच्चों मोल्टन NaCl में क्या फ़र्क था, जो हमारा NaCl था वो टूट रहा था Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो हम जब रिएक्शन करा रहे थे तो Na पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा था और Na बन गया था, डिपॉजिट हो रहा था, सोडियम डिपॉजिटेड हो रहा था। और यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा था, Cl2 करके लिबरेट हो रहा था, क्लोरीन लिबरेट हो रहा था। ये है मोल्टन की कहानी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई थी। ये है मोल्टन की कहानी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई थी कि जो NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, Na रॉड पर जाके डिपॉजिट होता है और क्लोरीन रॉड पर जाके Cl2 बना लेता है, ठीक है। तो ये है मोल्टन NaCl की कहानी। और एक्वस की मैंने अभी सुनाई आपको। रिजल्ट क्या था एक्वस का कि हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है और क्या मिलता है, और NaOH हमें रिमेन इन द सॉल्यूशन मिलता है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखेंगे, हमारा डिफरेंस ये होगा, इन मोल्टन NaCl सोडियम इज डिपॉजिटेड। इन मोल्टन NaCl सोडियम इज डिपॉजिटेड। मोल्टन NaCl पे सोडियम डिपॉजिट होता है कैथोड पर। सोडियम डिपॉजिट होता है कहाँ पर, कैथोड पर। लेकिन आप इस वाले को देखो, कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है कि लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो आप लिखोगे in molten NaCl sodium is deposited, in molten NaCl sodium is deposited at cathode, while in aqueous NaCl hydrogen gas is liberated from cathode। तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक्वस NaCl में हाइड्रोजन गैस कैथोड से लिबरेट होती है, लेकिन मोल्टन NaCl में कैथोड में डिपॉजिट होता है सोडियम, कैथोड पे डिपॉजिट होता है सोडियम। एक और क्वेश्चन है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl व्हिच सब्सटेंसेस रिमेन इन सॉल्यूशन। एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या चीज रिमेन रह जाती है सॉल्यूशन में। तो मैंने आपको बता दिया कि NaOH रिमेन्स रह जाता है सॉल्यूशन में। तो क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है तो लिख लेना, मैंने डिक्टेट कर दिया आपको। और अब बढ़ते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड या तो क्या बोल सकते हो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था कि अगर इतना भी लिखा हुआ आए तो अगर ये चीज ना लिखी हो तो बाय डिफॉल्ट हम इनर्ट ही मानते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बस वो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन करा देगी, वो आयंस का कंडक्शन करा देगी, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो उसे बोलते हैं तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो चलो CuSO4 का जल्दी फटाफट इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो यहां पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस CuSO4 में जब मैं करंट पास कराऊंगा
तो ये बनेगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। और यहाँ पे उसने बोल दिया एक्वस है, अगर एक्वस है तो पानी को भी तोड़ना पड़ेगा, तो HOH, इसमें भी हम क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। तो जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो ये बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बन गए हमारे बच्चों दो कैटाइन और ये बन गए एनाइन। अब ये बताओ, कंपैरिजन आपने नोट कर लिया होगा, कंपैरिजन में देख के ये बताओ कि Cu2 पॉजिटिव जाएगा कैथोड के पास कि H पॉजिटिव जाएगा कैथोड के पास। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि कैथोड के पास कौन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि उसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिएक्शन एट कैथोड, Cu2 पॉजिटिव कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को कर लेगा गेन और Cu बन जाएगा। क्या ये प्राइमरी चेंज में स्टेबल हो गया, क्या ये प्राइमरी चेंज में स्टेबल हो गया? तो बिल्कुल, जो मेटल होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, वो प्राइमरी चेंज में क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड में बताओ SO4 जाएगा कि OH नेगेटिव जाएगा? तो एनोड की तरफ कौन जाएगा, जिसका डीपी की वैल्यू कम होगी, और किसकी डीपी की वैल्यू कम होगी, OH नेगेटिव की डीपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो वो जाएगा, तो OH नेगेटिव जाएगा। कितना नेगेटिव है इसके ऊपर, 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन को हटाकर बन जाएगा OH, प्राइमरी चेंज। अब बताओ क्या OH हमारा स्टेबल है कि नहीं है, बताओ OH हमारा स्टेबल है कि नहीं है? तो बिल्कुल हमारा OH जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। कभी भी आपने OH पढ़ा होगा तो किसी कंपाउंड के साथ पढ़ा होगा, जैसे NaOH, KOH, MgOH2, AlOH3, तो जब भी आपने OH पढ़ा होगा किसी कंपाउंड के साथ पढ़ा होगा, अकेला OH कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। इसका मतलब हमें यहाँ पे OH को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम बच्चों ये हो गई कि OH को बैलेंस कैसे करा जाए, OH को किस नंबर से बैलेंस करा जाए? तो यहाँ पे नंबर हम कोई भी लगा सकते हैं। अभी तक जब बैलेंस कर रहे थे तो 2 से बैलेंस कर ले रहे थे, गैस में तो 2 ही होता है ना, तो 2 लगा के बैलेंस कर रहे थे तो हो जा रहा था। तो एक बार देखते हैं 2 लगा के देखते हैं क्या OH बैलेंस हो पाएगा, 2 लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये नोट में लिखो कि सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं 2OH लगाकर। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2OH लगाऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2OH बन जाएगा। अब जरा 2OH का कंपाउंड देख लेते हैं। 2OH का कंपाउंड बनेगा बच्चों H2O2, इसका नाम बताओ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2OH बनाएगा। क्या 2OH स्टेबल होता है कि नहीं होता है? तो 2H भाई हो भी सकता है, नहीं भी, अभी हमें मालूम नहीं है, मैं रीजन बताऊंगा आपको, लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पे 2OH की वजह से H2O2 आपका बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो आप ये बताओ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्टेबल होता है कि नहीं होता है? अगर ये स्टेबल हो गया तो मैं 2 लगा दूंगा, अगर स्टेबल नहीं हुआ तो मैं 2 नहीं लगाऊंगा, फिर मैं कोई और नंबर लगाऊंगा। तो कईयों को पता भी होगा कि 4 लगाएंगे, पर हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कईयों को पता है हम 4 भी लगाएंगे, पर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे कंक्लूजन निकालेंगे कि 4 क्यों लगेगा, ठीक है। पता भी तो होना चाहिए 4 क्यों लगेगा, कि ऐसे ही बस हवा में 4 लगा दिया। तो 2OH नेगेटिव है, 2OH है, और H2O2 बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो बच्चों जो पर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि पर ऑक्साइड की वैलेंसी -1 होती है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है उसे, ऑक्सीजन को पर ऑक्साइड बोलते हैं, और उसमें उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो आप ये बताओ, ऑक्सीजन तो -2 में एग्जिस्ट करता है, यह है पर ऑक्साइड, यह है तुम्हारा ऑक्साइड, यह है पर ऑक्साइड, और यह है तुम्हारा ऑक्साइड। तो बताओ, पर ऑक्साइड तो स्टेबल होता ही नहीं है, पर ऑक्साइड होता है लेस स्टेबल, तो ये हो जाएगा लेस स्टेबल, और O2 हो जाएगा मोर स्टेबल। इसका मतलब H2O2 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पर ऑक्साइड है, और पर ऑक्साइड क्या होता है, लेस स्टेबल। और किसी भी चीज में अगर नंबर डालेंगे तो वो स्टेबल डालने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए होता है, उसको अनस्टेबल बनाने के लिए नहीं होता है। तो हम 2 तो भाई यूज नहीं करने वाले, 2 तो यूज नहीं करेंगे, 3 यूज कर लेते हैं, 3 यूज करके देखते हैं।
तो 3OH OH, तो ये बनाएगा H3O3, जो नेचर में कभी मैंने खुद नहीं देखा, आप क्या देखोगे, ठीक है। तो H3O3 भी नेचर में नहीं होता है, तो 3 लगाओगे तो तब भी काम नहीं चल पाएगा। अब आते हैं 4 पे कि 4 क्यों लगा रहे हैं। तो हम 4 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4OH, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा अपने में से। एक OH कितना निकाल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4OH कितने निकालेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये बना देगा 4OH, और ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी चेंज। बच्चों ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंडरी चेंज। अब 4OH, सर आपने बताया कि 2OH तो ये देता है जो स्टेबल नहीं है, 3OH वो भी स्टेबल नहीं होता है, वो बनता ही नहीं है। 4OH में ऐसा क्या बन रहा है, तो बच्चों 4OH में तुम्हारा बनता है H2O और ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कर लोगे तो ये मिलेगा आपको 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये मिलेगा आपको। स्टेबल हो गई, 2 2 जा 4 नहीं, ये 2 हटा दो बस यहाँ से, स्टेबल हो गया। देखो 4OH लगा दिया ना हमने, 4OH टूट के हमको क्या देता है, पानी और ऑक्सीजन। दोनों के दोनों स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, पानी भी स्टेबल है, ठीक है, पानी पीते हो तुम लोग, पानी स्टेबल है, और ऑक्सीजन भी स्टेबल है। तो बच्चों हमसे यहाँ पे पता चल जाता है, हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि जब भी हम OH लेंगे तो 4OH लगाएंगे। तो केस समझ गए आप कि 4OH क्यों लगाते हैं। याद रखना जब भी OH को कभी भी हम स्टेबल करेंगे तो 4OH लगाएंगे। कितने OH लगाएंगे, 4OH। अब आती है बात रिजल्ट लिखने की, तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे वो देखो। रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले आ जाओ कैथोड की जगह पर। तो कैथोड कॉपर को क्या करेगा, डिपॉजिट, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। दूसरा बताओ, अब पानी को तो लिखेंगे नहीं, पानी तो पानी हो गया, सॉल्यूशन में मिल गया वो, तो पानी के साथ पानी मिल गया, तो उसको क्या लिखें, तो हम ओनली क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो एनोड में से क्या लिबरेट हुई, ऑक्सीजन, तो O2 गैस लिबरेटेड फ्रॉम एनोड। ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है बच्चों एनोड से। कहां से लिबरेट होती है, एनोड से। तो ये केस समझ गए आप, ये केस आपको समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया ये केस। तो इस केस को नोट कर लो, और फिर आगे बच्चों हम टॉपिक बदलते हैं, इसी को करेंगे लेकिन यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, उससे करेंगे हम ये। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट तुम्हारे टॉपिक पर आ गए जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर लिखा हो या ना लिखा हो, अगर बस इतना हिस्सा लिखा हो और ये हिस्सा ना लिखा हो, तो आप इनर्ट मानोगे, इनर्ट मतलब वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्टिव ना हो, अगर लिखा ना हो तो। लेकिन ये केस स्पेशली हमेशा लिखा हुआ आएगा, ये केस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का हमेशा लिखा हुआ आएगा। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, वो भी रिएक्शन में क्या करेगी, पार्टिसिपेट। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ चीजें समझाऊं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम किस तरीके से रॉड को पहचानेंगे कि कौन सी रॉड कैसी है। तो ये रही रॉड, मान लो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन से सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। ये मान लो जिंक सल्फेट का है, ये मान लो सिल्वर नाइट्रेट का है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों जो मैं कॉपर सल्फेट में मेटल इस्तेमाल कर रहा हूं ना, कॉपर, उसी की ही मैं रॉड लूंगा यहाँ पे, ये भी कॉपर ये भी कॉपर। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मीनिंग ये होता है, याद रखना हमेशा। जो भी हमारा सॉल्ट होगा, जो भी हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा, उसका जो मेटल होगा, उसका जो क्या होगा, मेटल होगा, उस मेटल को हम इलेक्ट्रोड मानेंगे, उस मेटल को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोड। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों को कॉपर लेकर चलेंगे, दोनों को क्या लेकर चलेंगे, कॉपर। आ जाओ इधर, अगर समझ चुके तो बताओ, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या लेंगे, जिंक लेंगे, और यहाँ पे भी क्या लेंगे, जिंक लेंगे। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड को क्या लेंगे, सिल्वर लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, सिल्वर लेंगे। तो क्लियर हो गया आपको इतना केस। अब एक और केस समझो। एक और केस ये है कि मेटल की कुछ बातें हैं, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो एल्यूमिनियम हो चाहे वो जिंक हो। कॉपर आपके बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, वो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लूज हो जाए। वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये काम चलता है बच्चों स्पॉन्टेनियस में। किस में चलता है? स्पॉन्टेनियस, जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो मेटल खुद चाहता है, जिंक खुद चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कॉपर खुद चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो। बस उसको एक सहारा चाहिए। किस चीज का सहारा चाहिए? जब रॉड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तब उसको सहारा मिल जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तब उसको सहारा मिल जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो इतना क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर है आपको? जैसे ही रॉड पे पॉजिटिव आता है तो मेटल को सहारा मिल जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन अपने में सब निकाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है फिर। तो क्लियर हो गया इतना? तो चलो करते हैं आपकी टॉपिक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये डायग्राम है, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कौन से कलर का होता है? ब्लू। चलो ब्लू मार्कर तो है मेरे पास, मैंने ब्लू यूज कर दिया इसे। तो कॉपर सल्फेट है तो मेटल, यहाँ का भी जो रॉड होगी वो क्या होगी? यहाँ की रॉड भी कॉपर की होगी और यहाँ की रॉड भी किसकी होगी? कॉपर की होगी। दोनों कॉपर की रॉड होगी, ठीक है। पर ये वाली पॉजिटिव से जुड़ी है और ये वाली किससे जुड़ी है? नेगेटिव से। तो इसको बोलेंगे एनोड और इसको बोलेंगे कैथोड। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे करते हैं। तो कॉपर सल्फेट के साथ पानी भी है बच्चों, एक्वस पानी भी तो है। तो चलो लिखते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जब हम क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। पहले कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, CuSO4। इसमें हम करंट पास करवाएंगे तो क्या बनेगा? Cu2 पॉजिटिव बनेगा और SO4 2 नेगेटिव बनेगा। पानी को भी तोड़ देते हैं तो HOH। इसमें जब हम करंट पास करवाएंगे तो ये बनेगा H पॉजिटिव और ये बनेगा OH नेगेटिव। ये बन गया तुम्हारा कैटायन, ये बन गया तुम्हारा एनायन। अब ये बताओ, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ और एनायन जाएगा एनोड की तरफ। अब आपने और मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि कौन जाएगा, कौन सा पॉजिटिव जाएगा। तो Cu2 पॉजिटिव जाएगा क्योंकि इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन एट कैथोड कौन जाएगा? Cu2 पॉजिटिव। तो Cu2 पॉजिटिव तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और तुम्हारा कॉपर प्राइमरी चेंज में ही स्टेबल हो जाएगा। प्राइमरी चेंज में क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर एनायन की। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं। इस केस में आपके कितने एलिमेंट है? इस केस में आपके कितने एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं? 1 है, 2 है कि 3 है? सर देखने में तो 2 लग रहा है कि ये भी लूज कर सकता है, ये भी लूज कर सकता है, और हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, जानते हैं कि OH नेगेटिव लूज करेगा क्योंकि OH की डिस्चार्ज की पोटेंशियल कम होती है। तो बच्चों मैंने बोला कि आपकी जो एनोड है, आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है। आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? रिएक्टिव। इस बार इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगी और इलेक्ट्रोड किससे बनी है? कॉपर से बनी है। किससे बनी है? कॉपर से। और कॉपर को तो सहारा चाहिए, जैसे ही प्लस मिल जाएगा तो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा यहां से। तो मतलब एनाइन OH भी है, एनाइन SO4 2 नेगेटिव भी है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, और कॉपर भी है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। ये कॉपर कहां से आया? ये कॉपर आया फ्रॉम इलेक्ट्रोड से। ये भी लाइन में लगा है कि भाई मुझे भी लूज करना है। अब बताओ, मैंने यहां पे क्या लिखा? स्पॉन्टेनियस, कि भाई कॉपर तो खुद से चाहता है, उसको बस पॉजिटिव कहीं से मिल जाए या एनर्जी हल्की से मिल जाए तो वो लूज कर देगा। स्पॉन्टेनियस काम है उसका। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन देकर, सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। ये ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। तो जबरदस्ती चार्ज देकर लूज करवा रहे इलेक्ट्रॉन, जबरदस्ती चार्ज देकर लूज करवा रहे इलेक्ट्रॉन। वो नहीं करना चाहते इलेक्ट्रॉन लूज, लेकिन चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में लगे हुए हैं। तो कंपटीशन ही नहीं है कहीं पे।
कॉपर और इन दोनों का कंपटीशन ही नहीं है। कॉपर तो खुद से लूज करना चाहता है, कॉपर चाहता है कि मैं खुद से लूज करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉन्टेनियस हूं मैं, लेकिन इन पे तो आयन देके करवाया जा रहा है। तो ना तो ये रिएक्शन में जाएगा इस टाइम पर, ना तो ये एनोड के पास जाएगा, ना तो ये एनोड के रिएक्शन में जाएगा एनोड के रिएक्शन में ये कॉपर। और कॉपर किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज, और 2 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से यहां चले जाएंगे। तो यहां पे हमें समझ में आया कि ना तो ये जाएगा ना तो ये जाएगा, इस बार कौन जाएगा? कॉपर, जिसकी इलेक्ट्रोड बनी है, जिसकी इलेक्ट्रोड बनी है। क्लियर हो गया आपको? अब आप पूछोगे ये वाला कॉपर कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉपर है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट में तो डाला CO2 पॉजिटिव, तो CO2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो जुड़ेगा ही यहाँ पे जाके, उसका तो काम ही है जुड़ना, ठीक है। लेकिन जो अब कॉपर लिखूंगा वो इलेक्ट्रोड वाला कॉपर होगा। कौन सा वाला कॉपर होगा? इलेक्ट्रोड वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, Cu। कहाँ से आया ये इलेक्ट्रोड से आया। कहाँ से आया? इलेक्ट्रोड से। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बन जाएगा? Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। तो बच्चों ये करते हैं हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में, ये करते हैं हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में। क्लियर हो गया आपको कि हम ये कैसे करते हैं? ठीक है। अब इलेक्ट्रोड का भी कहा जाएगा, बताओ। इलेक्ट्रोड में से भी जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव निकलेगा, ये कॉपर भी Cu2 पॉजिटिव निकलेगा, और सारे Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे रुक जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? यहाँ पे से यहाँ जाएंगे, और दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा, फिर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा कॉपर। तो बच्चों ये केस होता है आपका। और इसमें हम एक एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन यही पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन इसकी, तो एप्लीकेशन है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो चलो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या टॉपिक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं टॉपिक। मेरे पास बच्चों एक ये है, एक यहाँ पे मोटी रॉड है इम्प्योर कॉपर की, या तो आप ये बना लो, ये कर लो, फिर मैं ये एप्लीकेशन करवाता हूँ, फिर जगह नहीं बचेगी। नहीं तो इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, देखो यहाँ पे बच्चों बात ये है कि एप्लीकेशन की बात कर रहा था मैं, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है मेरी वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ कंडक्टर वो हो गया, बॉक्स हो गया, रिफाइनिंग बॉक्स हो गया, ठीक है। इसमें मैंने एक मोटी रॉड ले ली और इसमें मैंने एक पतली रॉड ले ली, ओके। बैटरी डाउन, ओके। तो इसमें मैंने एक पॉजिटिव ले ली, एक नेगेटिव ले ली। कैमरे में भी बैटरी 15% बची है, तो जल्दी जल्दी कराता हूँ आपको, ठीक है टॉपिक, नहीं तो मोबाइल हो जाएगा ऑफ और फिर हो जाएगा सारा काम खराब। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो गई आपकी नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसको जोड़ा हमने नेगेटिव टर्मिनल से। तो बच्चों ये जो मोटी वाली ली है हमने, ये तुमने 10th क्लास में भी करा है, ये लिया है हमने इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर मतलब इसके अंदर प्योरिटी है, और मतलब इम्प्योरिटी है, और ये ली हमने प्योर कॉपर, ये ली हमने प्योर कॉपर। और जो सॉल्यूशन लिया वो भी किसका लिया? कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। और साथ में पानी भी ले लो, पानी क्या फर्क पड़ता है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है हमारी। तो जब बच्चों हम ये चीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो CO2 पॉजिटिव है एट कैथोड
या तो एट एनोड। एनोड की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव का एनोड बोलते हैं। और बताओ ये कॉपर हो गया, ये कॉपर हो गया, ये कॉपर हो गया, ये कॉपर हो गया, और यहाँ पे इम्प्योरिटी हो गई। कॉपर के बड़े मॉलिक्यूल है, इम्प्योरिटी छोटे छोटे उसमें बीच में फंसी हुई है। अब जरा काम देखो, काम क्या होगा। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज करेगा। तो जब एनोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो तार में से चले गए। जब एनोड किससे बना है, कॉपर से, तो मतलब कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो बन जाएगा Cu, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो तार से चले गए, इलेक्ट्रॉन तो तार से चले गए, ये कहाँ से जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। कहाँ का, इलेक्ट्रोलाइट का, कहाँ का, इलेक्ट्रोलाइट का, Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट का ये रहा। ठीक है, अब ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ी ना रहने वाला है, Cu2 पॉजिटिव तो आगे भी बढ़ेगा और आगे बढ़ के यहाँ पे कैथोड पे चिपक जाएगा और ये बन जाएगा एट कैथोड। मतलब कैथोड पे क्या करेगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और Cu डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे। तो धीरे धीरे यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा और धीरे धीरे यहाँ से कॉपर क्या होगा, कम होगा, और जो यहाँ पे कॉपर गिरेगा उसे बोलेंगे एनोड मड। क्या बोलेंगे, एनोड मड। इसका मतलब ये कॉपर Cu2 पॉजिटिव बन गया, ये कॉपर Cu2 पॉजिटिव बन गया और इम्प्योरिटी नीचे गिर गई। तो इस तरीके से हम बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हैं। एक लेते हैं मोटी रॉड, एक लेते हैं पतली रॉड। तो इतना हमने कर लिया। अब बच्चों अब हमें एक टॉपिक और करना है, ठीक है, और वो टॉपिक आप करोगे। क्या टॉपिक है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क आप करोगे। पहला होमवर्क है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 एक्वस। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 एक्वस यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डाइल्यूटेड वाटर। एसिड डाइल्यूटेड वाटर का मतलब पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाला है। तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, ये तीनों आप होमवर्क से करोगे। और नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम बनाएंगे फैराडे लॉस के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।